when x raised to the power 5 plus x की power 4 plus 5x की power 2 minus 3 is divided by x plus 2, तो यहाँ पर x plus 2 इसका फैक्टर होगा, और अगर ये इसका फैक्टर है तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस ऑफ माइनस 2, और इसको हम पॉलिनोमियल पी एक्स कंसिडर कर लेते हैं। अगर इसमें हम फैक्टर थ्योरम अप्लाई करते हैं, अगर ये फैक्टर है तो p -2 यहाँ पर इक्वल्स टू 0 होगा, यानी कि ये रिमाइंडर देता है क्योंकि फैक्टर का है, तो दिस वन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आप -2 रखिए। एक्चुअली यहाँ पर फैक्टर नहीं कहा, डिवाइडेड बाय कहा है, तो p-2 इज रिमाइंडर। अगर ये यहाँ पर फैक्टर कहता, तो ये जो रिमाइंडर आएगा, ये रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, 0 के। तो हमें p-2 से इसमें डायरेक्ट पुट करेंगे, तो -2 की पावर 5 प्लस -2 की पावर 4 प्लस 5 -2 स्क्वायर माइनस 3, यहाँ पर हमें मिलेगा -32 प्लस 16 प्लस 5 4 जा 20 -3। इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है -35 प्लस 36 यानी कि 1। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट ई एस में बिलोंग करता है और ये सेमी ग्रुप है एस स्टार, यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन है, देन इट इज। तो सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशन को रिकॉल कर लेते हैं। एस और स्टार, अगर यहाँ पर जो स्टार है अगर ये बाइनरी है, अगर ये बाइनरी ऑपरेशन है तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक सेटिस्फाइड हो जाती है, तो इसको हम ग्रुपॉइड बोलते हैं, ग्रुपॉइड। और अगर यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ग्रुपॉइड और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई हो जाती है, एसोसिएटिव, तब हम उसको सेमी ग्रुप बोलते हैं, क्योंकि दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है, क्लोजर और एसोसिएटिव, इसलिए सेमी ग्रुप कहा जाता है। ग्रुप होने के लिए हम चार प्रॉपर्टीज को दिखाते हैं और यहाँ पर दो सेटिस्फाई हो जाते हैं, इसलिए सेमी ग्रुप। और एस स्टार अगर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर दे तो तब वो मोनोइड हो जाता है, मोनोइड हो जाता है। और अगर चारों प्रॉपर्टी यानी कि एस स्टार जो है अगर इनवर्स की प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई कर देता है तो वो ग्रुप हो जाता है। तो यहाँ पर पूछा था कि अगर एस स्टार में आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए तो वो क्या होगा, तो मोनोइड होगा। ऑप्शन सी करेक्ट। द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ Z24 हमें यहाँ पर बताने हैं। अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है और उसके हमें जनरेटर फाइंड आउट करने हैं तो वो हम निकाल सकते हैं फाई एन से। यहाँ पर एन का वैल्यू 24 है, तो हमें लिखना होगा 24 इक्वल्स टू 8 इंटू 3, और इसको लिख सकते हैं हम 2 क्यूब इंटू 3। तो 524 का जो वैल्यू है वो क्या होगा, 2 की पावर 3 इंटू 3, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 3, 1/2 इंटू 2/3। 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें वैल्यू मिलता है 2 क्यूब जो कि इक्वल होता है 8 के, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। A silo 3 subgroup of a group of order 12 has order। तो एक 3 साइलो सबग्रुप जो है ये सब ग्रुप है, ग्रुप जिसका ऑर्डर 12 है। तो इस 3 साइलो सब ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने होंगे, यानी कि 4 इंटू 3, और इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वेयर इंटू 3। क्योंकि हमें 3 साइलो सब ग्रुप के निकालने हैं तो यहाँ पर 3 अपीयर हो रहा है, यानी कि अगर पी साइलो सब ग्रुप का हम चेक करते हैं, पी साइलो सब ग्रुप, तो यहाँ पर प्राइम की पावर, प्राइम की जो प्राइम की पावर, यहाँ पर जो पावर होगी और इससे जो वैल्यू जनरेट होगा वही
साइलोपी सब ग्रुप का ऑर्डर होता है, यहाँ पर सिर्फ 3 है, तो 12 ऑर्डर ग्रुप के लिए 3 साइलो सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो 3 होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। लेट ए बी एक 3x3 मैट्रिक्स है और इसका करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना है। करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका ट्रेस और इसके डिटर्मिनेंट की हेल्प पड़ती है। तो ट्रेस यहाँ पर 5 है और जो डिटर्मिनेंट है उसको अभी हम निकालने की ज़रूरत नहीं समझते, क्योंकि जो कैरी इक्वेशन होगा वो इस तरह से होगा एक्स क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए। यहाँ पर जो ट्रेस है वो 5 है, तो ये जो टर्म होगी ये -5 हमें अपियर होनी चाहिए। तो -5x² ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स जो कि यहाँ पर दे रखा है निकालनी है, और इस मैट्रिक्स का जो ट्रेस है वो 5 है और जो डिटर्मिनेंट है वो 0 है। तो सम ऑफ आइगन वैल्यू जो होता है ट्रेस होता है, तो यहाँ से ट्रेस हमें 5 मिल रहा है और इनका प्रोडक्ट हमें 0 मिल रहा है, तो यही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। V आपका यहाँ पर एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और I आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है जो V से V को जा रही है। हमें बताना है कि नल स्पेस ऑफ I क्या होगा। नल स्पेस ऑफ I क्या होता है, जो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो इस तरह से एलिमेंट को सेंड करती है, यानी कि Ix इक्वल्स टू x। तो यहाँ पर कौन से एलिमेंट 0 को सेंड होंगे, तो सिर्फ और सिर्फ 0 ही ऐसा होगा जो 0 को सेंड होगा। तो यहाँ पर जो नल स्पेस में एलिमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 0 है, यानी कि एक सिंगलटन आपका सेट है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। V एक वेक्टर स्पेस है जिसमें 2x2 मैट्रिसेस बिलोंग करते हैं ओवर R। तो V की जो डायमेंशन होगी वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 है। T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो V से V पर है और इस तरह से है कि टी ए इक्वल्स टू ए बी माइनस बी ए, जहाँ पर मैट्रिक्स बी आपको गिवन है 2013। इस तरह से ये मैट्रिक्स गिवन है, तो आपको बताना है नलिटी ऑफ टी क्या होगी। नलिटी ऑफ टी निकालने के लिए अगर हम किसी तरह रैंक निकालें तो भी इजी है, क्योंकि डायमेंशन की रैंक निकालने के लिए हमें क्या देखना होगा, रेंज स्पेस ऑफ टी ये क्या होता है, वो सभी मैट्रिसेस ए रैंडम मैट्रिसेस ए सच दैट जो V से डोमेन से बिलोंग करेंगे सच दैट टी ए इक्वल्स टू ए बी माइनस बी ए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो V के डायमेंशन है 4 है और एक इंडिपेंडेंट कंडीशन है 4 माइनस 3, यहाँ पर रैंक आ जाती है 3। अगर रैंक 3 आ जाती है तो रैंक प्लस नलिटी इक्वल्स टू होता है डायमेंशन ऑफ डोमेन। यहाँ से हम देख सकते हैं नलिटी कितनी आएगी 1। आप दूसरे प्रोसीजर से भी कर सकते हैं। अगर आप मान लें कि ए कोई रैंडम एलिमेंट है जो नल स्पेस में बिलोंग कर रहा है, तब आपका टी ए इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और मैट्रिक्स ए को कंसीडर कर लीजिए ए बी सी डी। इस तरह से अगर आप इस तरह से कंसीडर करके चलते हैं तो हम यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ए बी माइनस बी ए इक्वल्स टू 0 और यहाँ से ए बी इक्वल्स टू बी ए, ये हमें मिल रहा है। अब आप दोनों साइड मैट्रिक्स ए की वैल्यू पुट कर दीजिए और वहाँ से इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का यूज़ करके आप देखिए जो ए बी सी और डी है यहाँ पर कितनी इंडिपेंडेंट चॉइसेस हैं या फ्री वेरिएबल हैं, तब आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे नलिटी ऑफ टी। तो यहाँ पर ऑप्शन एक करेक्ट है। एस एक नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर्स का, तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। अगर हम एक सेट कंसिडर करते हैं जिसको हम लिख सकते हैं 1/n, अगर ये सेट हम लेते हैं तो 1/n में किस तरह के एलिमेंट्स आएंगे, या हम इसको सीक्वेंस से कंसिडर कर देते हैं xn इक्वल्स टू 1/n। सीक्वेंस भी एक सेट होता है, तो यहाँ पर आएंगे 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। इस सेट xn का, यानी कि जो सेट s है हमारा, वो जो xn है इस सेट का
इन्फीमम जो है, इन्फीमम ऑफ एस यहाँ पर 0 है, और अगर हम बात करें सुप्रीमम ऑफ एस तो वो 1 है। तो आप देख सकते हैं सुप्रीमम और इन्फीमम बराबर नहीं होते हैं हर एक केस में। अब इस सेट को अगर हम माइनस एस से रिप्लेस कर देते हैं, तो माइनस एस से रिप्लेस करने पर ये जो एलिमेंट्स हैं ये किस तरह से होंगे, -1 -1/2 -1/3 एंड सो ऑन, इस तरह से होंगे। इस केस में आप अगर सुप्रीमम निकालते हैं, सुप्रीमम, तो सुप्रीमम आपका 0 हो जाएगा, और जो इन्फीमम है, इन्फीमम ऑफ एस, वो आपका -1 है। सुप्रीमम सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये जरूरी भी नहीं है कि सुप्रीमम या इन्फीमम सेट को बिलोंग करें, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं सुप्रीमम 0 और इन्फीमम आपका -1 है। ऑप्शन बी के लिए यहाँ पर कहा गया था इन्फीमम ऑफ एस, इन्फीमम ऑफ एस जो कि था हमारा 0 इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ सुप्रीमम ऑफ माइनस एस, सुप्रीमम ऑफ माइनस एस है वो भी 0। तो ये यहाँ पर इक्वलिटी होल्ड कर रही है, तो ऐसा लग रहा है कि ये ट्रू हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। इन्फीमम ऑफ एस इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ माइनस एस, यहाँ पर ये इनइक्वालिटी ये भी होल्ड कर रहा है। इन्फीमम ऑफ एस इक्वल्स टू माइनस के सुप्रीमम ऑफ एस, ये वाले गलत हो जाता है। अब हमें इसको फर्स्ट बी और सी में से वेरीफाई करना होगा कि विच वन इज ट्रू। इस केस से तो हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है, हम कोई दूसरा सेट कंसिडर कर लेते हैं। एस हम ले लेते हैं एक नॉर्मल से 1 बाउंडेड सेट ले लेते हैं, 1 2 3 4। अब इसका जो इन्फीमम ऑफ एस है वो 1 है, और सुप्रीमम सुप्रीमम पहले इसका माइनस एस निकालते हैं, तो माइनस एस क्या होगा, -1 -2 -3 -4 इस तरह से होगा। और इस माइनस एस का जो सुप्रीमम होगा, सुप्रीमम क्या होगा, वो -1 है। तो अब आपका ऑप्शन सी यहाँ पर रोंग हो जाता है, यानी कि इन्फीमम ऑफ एस इज इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ माइनस एस, ये कंडीशन रोंग हो गई है, तो हमारी ऑप्शन बी करेक्ट है। एक रियल वैल्यूड फंक्शन एफ, उसके सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी एक्स इक्वल्स टू 1 पर हम कब कहेंगे, जब उसके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ए पर एग्जिस्ट नहीं करती है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको रिप्रेजेंट किया गया है d/dx d2y/dx² और dx⁴। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसमें ये मिस्टेक कर सकते हैं कि इसका ऑर्डर 2 और डिग्री 4 कंसीडर करके ऑप्शन बी को टिक कर देंगे, लेकिन इस डिफरेंशियल कोफिशिएंट को फिर से डिफरेंशिएट किया गया, तो अब हमारा जो कोफिशिएंट होगा वो जो है न्यू कोफिशिएंट बनेगा, यानी कि इसमें थर्ड ऑर्डर के डिफरेंशियल कोफिशिएंट होंगे। थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, और इस डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो थर्ड ऑर्डर का होगा उसकी जो पावर होगी वो 1 होगी, यानी कि इसका ऑर्डर जो होगा वो 3, और जो डिग्री होगी वो यहाँ पर 1 होगी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसमें जो मैंने बात याद रखने के लिए बोली है उसको रिमेम्बर रखेंगे। द वैल्यू ऑफ रोन्सकियन, हमें रोन्सकियन निकालना है x² x³ का, तो हम इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में लिख लेते हैं x² x³, फिर इसका डेरिवेटिव 1 2 x, फिर 3x², फिर इस रो का डेरिवेटिव 0 2, और ये हो जाएगा 6x। इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो लास्ट रो के अलोंग या फर्स्ट कॉलम के अलोंग हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। सबसे पहले x, तो ये हो जाएगा 12x² -6x², फिर -1, उसके लिए हो जाएगा ये 6x³ -2x³, और फिर
0 के करस्पॉन्ड 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x और ये मिलेगा हमें 6x² -1 4x³ तो हमें वैल्यू मिलता है 6x³ -4x³ यानी कि 2x³। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। और रॉन्सकिन की हेल्प से एक्चुअली हम चेक क्या करते हैं, हम लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट चेक करते हैं। तो अगर हम ये तीन वेक्टर मान लें x² और x³, तो हमने यहाँ पर ये देखा कि क्या ये तीनों वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं, ये बात। तो यहाँ पर ये जो है आपके Li वेक्टर होंगे क्योंकि नॉट इक्वल्स टू 0 आया है। अगर x 0 हो जाएगा तब तो हम बात ही नहीं करेंगे कि वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, क्योंकि सिंगलटन सेट में ये रिड्यूस हो जाएगा। और सिंगलटन सेट जो होता है वो हमेशा Li होता है। The orthogonal trajectory of the family of curve x² -y² equals to k। ऑर्थोगोनल फैमिली ऑफ कर्व निकालने के लिए सबसे पहले हमें dy/dx निकालना होता है और इसको हम रिप्लेस कर देते हैं -dx/dy से। और ये जो कांस्टेंट होते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मुझे मुझे मिलेगा 2x - 2y dy/dx इक्वल्स टू 0। यहाँ ऑटोमेटिक ये एक तरह से कैंसल हो जाता है, कैंसल नहीं बोलेंगे, मतलब एलिमिनेट है, यहाँ पर अपीयर नहीं हो रहा है। इसको मैं लिख सकता हूँ x - y dy/dx इक्वल्स टू 0। दिस implies dy/dx into y इक्वल्स टू x, हमें ये मिलेगा। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ dy/dx इक्वल्स टू x/y। अब मैं dy/dx को रिप्लेस कर दूंगा -dx/dy से, और ये हमें मिलेगा x/y। और इसको मैं अब इंटीग्रेट कराऊंगा, इंटीग्रेट कराने पर हमें यहाँ पर क्या मिलता है, माइनस ऑफ 1/x dx इक्वल्स टू 1/y dy प्लस सी, माइनस log x इक्वल्स टू log y प्लस log c। और यहाँ पर अगर मैं इसको इधर ले आता हूँ तो ये हो जाएगा log x प्लस log y इक्वल्स टू log c। और इसको लिख सकते हैं एक्स वाई इक्वल्स टू सी। इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा।